Hello everyone. In this session, print culture and the modern world is being presented. Here I will explain all the important questions and previous year questions as well. As you know, most of the students consider it as one of the boring and difficult chapter. There are many factors, there are many reasons behind it why it is considered as a boring chapter. Anyway, अंडरस्टैंड कि आपको चैप्टर आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा डजेंट मैटर। अगर आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को टैकल कर ले रहे हो, अगर क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस को अगर कोई एक्सप्लेन कर देता है, उसके आंसर को एक्सप्लेन कर देता है, एंड इफ़ यू आर एबल टू मग अप एंड राइट द आंसर इन द एग्ज़ाम, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको चैप्टर बोरिंग है कैसा है। ठीक है भाई, तो आज इस सेशन में हम लोग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखो भाई, वन इम्पॉर्टेंट थिंग कीप इन माइंड कि इस चैप्टर से ज़्यादातर वेरी शॉर्ट आंसर्स ज़्यादातर पूछे गए हैं यहाँ से। वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है भाई, ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बोर्ड में पूछे जाते हैं। ओके, लॉन्ग आंसर्स का वेटेज थोड़ा सा कम है बट फिर भी है, हम लोग देखेंगे। तो जो भी PYQ है, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हम लोग एक एक करके डील करेंगे। ठीक है भाई, ओके, अंडरस्टैंड। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन द जापान। देखो भाई, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और देखो लेटेस्ट जो CBSE का पैटर्न है, जो ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का, आप देख सकते हो। हु इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन द जापान। जापान में हैंड प्रिंटिंग को किसने इंट्रोड्यूस किया, या हाउ हैड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस इन जापान, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था भाई। तो इसका आंसर सिंपल सा होगा, बुद्धिस्ट मिशनरीज। ठीक है भाई, बुद्धिस्ट मिशनरीज जो चाइना जाते थे और चाइना से जब वापस आते थे, या जो भी चाइनीज़ बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, वो अपने साथ हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को जापान में इंट्रोड्यूस किया। और कब किया था भाई, ये फैक्ट भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ठीक है, ओके, 768 to 770। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज प्रिंटिंग ऑफ टेक्स्ट बुक स्पॉन्सर्ड बाय द इम्पीरियल स्टेट इन द चाइना। देखो भाई, ये शॉर्ट आंसर में 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे गए हैं, 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो इसको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, क्वेश्चन इज दैट वाई प्रिंटिंग ऑफ टेक्स्ट बुक स्पॉन्सर्ड बाई। आपको पता है, जो चाइना में जो स्टेट था, जो कंट्री था, वहाँ पे एक इम्पीरियल स्टेट था, वहाँ पे एक राजशाही था, मोनार्च था। बट ये जो राजा था, जो वहाँ पे रूल कर रहा था, जो मोनार्च था, जिसको हम लोग इम्पीरियल स्टेट इन चाइना बोलते हैं, वो खुद प्रिंट करवाता था बुक को प्रिंट कराने के लिए पैसे खुद खर्चता था, वो खुद ही स्पॉन्सर करता था। तो क्यों भाई, ऐसा क्या कारण था, वही पूछ रहा है आपसे। वाई वॉज प्रिंटिंग ऑफ टेक्स्ट बुक स्पॉन्सर्ड बाय द इम्पीरियल स्टेट। चाइना में ऐसा क्या था। तो इसका देखो आंसर क्या होगा कि वहाँ पे इम्पीरियल स्टेट इन चाइना में क्या था एक्चुअली। देखो, अगर आप पजेस नहीं लिख पा रहे हो, इंग्लिश में अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सिंपल सा लिख सकते हो, द इम्पीरियल स्टेट इन चाइना हैड अ ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। दिस इज द अंडरलाइनिंग पॉइंट कि चाइना में क्या था भाई, चाइना हैड अ ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। what used to be happen in this system, in this system recruited its personnel through civil services examination। ठीक है भाई, ओके। इसका मतलब यह है कि इम्पीरियल जो चाइना स्टेट था, वहाँ पे एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम किस लिए था भाई, तो जो भी वहाँ के ऑफिशियल्स थे, जो भी अधिकारी होते थे, जो भी पर्सनल्स होते थे, उनका रिक्रूटमेंट होता था सिविल सर्विस एग्ज़ाम से। जैसे आज के टाइम में इंडिया में होता है IAS PCS का एग्ज़ाम होता है, ऐसे उस टाइम पे होता था चाइना में। और इसके लिए क्या चाहिए भाई, फॉर दिस टेक्स्ट बुक वर प्रिंटेड इन वास्ट नंबर। और इसके लिए टेक्स्ट बुक तो चाहिए ही चाहिए। उस टाइम पे तो कोई पब्लिशर होते नहीं थे, प्राइवेट पब्लिशर वगैरह। तो चाइना का जो इम्पीरियल स्टेट था, वो खुद ही इनको बोलता था कि प्रिंट कर लो भाई, पैसे मैं दे दूंगा। समझ में आया। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट। आई होप आपको ये समझ में आ गया, वाई प्रिंटिंग ऑफ टेक्स्ट बुक
sponsored by the imperial state because there was a bureaucratic system, and in this system the personnels and the officials were being recruited through the civil services examination, and for this examination they needed textbook, and that was printed in the vast number under the sponsorship of imperial state. Okay, तो ये थर्ड मार्क्स के क्वेश्चन में भी आया है. विच कंट्री प्रिंटेड द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा? वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द ओल्डेस्ट टेक्स्ट बुक ऑफ जापान, बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा. ठीक है भाई, ये 1868 में बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा प्रिंट किया गया था. ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आया था. विच कंट्री प्रिंटेड? जापान प्रिंटेड द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा. ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट, मेंशन एनी वन फीचर ऑफ दिस ओल्डेस्ट जापानीज बुक. तो आपको दो फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओल्डेस्ट जापानीज बुक कौन है भाई? ओल्डेस्ट जापानीज बुक है डायमंड सूत्रा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, और इसका क्या फीचर है भाई? एक बार पूछा है काफ़ी टाइम पहले, फिर भी आप जान लो इसका फीचर क्या है. इसका फीचर ये है कि दिस बुक कंटेन 6 शीट्स ऑफ टेक्स्ट एंड वुड कट इलिस्ट्रेशन. ठीक है भाई, देखो यहाँ पे 6 करके शीट होती थी टेक्स्ट का. ठीक है भाई, और ये वुड कट इलिस्ट्रेशन होता था. इस पे लकड़ियों पे कटे हुए इलिस्ट्रेशन होता था. ओके, मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा कि कैसा वो वुड कट इलिस्ट्रेशन होता था. ठीक है भाई, ओके. नेक्स्ट, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि सिंपल सा इसका एक फीचर ये है कि इसके पास दिस बुक कंटेन 6 शीट्स ऑफ टेक्स्ट एंड वुड कट इलिस्ट्रेशन. ओके. नेक्स्ट, डिस्पाइट द वुड ब्लॉक प्रिंटिंग व्हाट फैक्टर रेज द डिमांड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. देखो भाई, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है. डिस्पाइट होने के बावजूद भी, आपको पता है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग था, इसके बावजूद भी व्हाट फैक्टर रेज द डिमांड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. पहले से ही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग था, बट ऐसा क्या ज़रूरत आन पड़ी, ऐसा क्या रीज़न था जिसके वजह से न्यू टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ गई थी भाई. तो इसका सीधा सा मकसद एक ही था कि द फैक्टर वाज ग्रेजुअल इंक्रीज इन द डिमांड. ठीक है भाई, ग्रेजुअल इंक्रीज इन द डिमांड देन द रेट ऑफ प्रिंटिंग बाय द यूज़ ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग. तो सीधा सा मतलब है कि देखो भाई, यहाँ पे डिमांड जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और उस डिमांड को ये जो हैंड प्रिंटिंग था वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था. तो जो रेट ऑफ प्रिंटिंग था दैट वाज लेस देन द रेट ऑफ डिमांड या इंक्रीज ऑफ डिमांड. इट वाज अनेबल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल. गॉट द पॉइंट. तो सीधे सी बात है, वुड ब्लॉक प्रिंट करने में बहुत टाइम लग जाता था. ठीक है, और डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए अब उसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की ज़रूरत थी, और बस गुटेनबर्ग ने लेके आ गया प्रिंटिंग प्रेस. ठीक है भाई, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एंशियंट नेम ऑफ टोक्यो. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको जनरल जीके का क्वेश्चन भी है. ये आपको पता होना चाहिए कि टोक्यो जो आज का फेमस है जापान में, वो उसका पुराना नाम क्या है. तो इसको येडो बोलते हैं, येडो बोलते हैं, जेडो बोलते हैं, जो भी आप बोल लो. ठीक है, स्पेलिंग यही होना चाहिए, प्रैक्टिस कर लेना. YEDO, एडो. ठीक है. नेक्स्ट, नेम सम आर्टिस्ट हु वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्ट फ्रॉम यूकियो. देखो भाई, मैंने आपको बताया था कि यूकियो एक पेंटर आर्टिस्ट था, और ये आर्टिस्ट नेम द आर्टिस्ट हु, हाँ, इस आर्टिस्ट का नाम बताना है कि एक आर्ट फॉर्म था, उस आर्ट फॉर्म का नाम क्या है भाई? यूकियो. ठीक है, और ये यूकियो जो आर्ट फॉर्म था जिसमें डेली लाइफ की जो एक्टिविटी होती है उसको पिक्टोरियल फॉर्म में ये रिप्रेजेंट करता था, प्रेजेंट करता था. तो पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्चरल फॉर्म में ये प्रेजेंटेशन होता था. ठीक है भाई, और इसका जो मेन नाम था आर्टिस्ट का, वो पूछ रहा है कि नेम सम आर्टिस्ट हु वर इन्फ्लुएंस्ड बाय. ओके, ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ, अच्छा, इसका मेन वो कौन था भाई, इस आर्ट फॉर्म का फाउंडिंग कौन था, फाउंडिंग मेंबर? तो वो था उत्तामारो. कैसे था भाई उसका नाम, एक बार रिवाइज कर लेना. जितना मारो उतना ऐसे कुछ करके था. ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना. सॉरी, मुझे नाम डिफिकल्ट लग रहा है. ठीक है, ओके. तो वो उसका फाउंडिंग मेंबर था, उकियो का, आर्ट फॉर्म का वो फाउंडर था. बट ये पूछ रहा है कि नेम सम आर्टिस्ट, ऐसे आर्टिस्ट जो इससे इन्फ्लुएंस थे. तो कुछ और भी इन्फ्लुएंस थे जिनका नाम था मैनेट, ठीक है, मोनेट, वैन गोस, ये इससे इन्फ्लुएंस थे इस फॉर्म से. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि इस आर्ट फॉर्म का फाउंडर कौन था, या इस आर्ट फॉर्म को
इन्वेंट किसने किया था, इसका डिस्कवरी नहीं, इसका इन्वेंशन किसने किया था, इसको क्रिएट किसने किया था। ओके नेक्स्ट, वाई वॉज गटेनबर्ग्स प्रेस टू स्लो एज कम्पेयर टू द प्रेजेंट प्रेस टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि आज के टाइम पे, सॉरी उस टाइम पे जो गटेनबर्ग ने प्रेस ईजाद करी थी, इन्वेंट किया था, वो बहुत ही ज़्यादा स्लो था एज़ कम्पेयर टू द प्रेजेंट प्रेस टेक्नोलॉजी। सही बात है, वो कितना भी एडवांस था, उस टाइम के लिए एडवांस था, वो टेक्नोलॉजी था, बट प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो के अकॉर्डिंग वो बहुत ही ज़्यादा अभी स्लो था, क्योंकि उनको 300 आई थिंक बुक प्रिंट करने में उसको 3 साल लग गए थे, है ना। ओके एनीवे नेक्स्ट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, PYQs हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। वाई वर मैन्यूस्क्रिप्ट नॉट वाइडली यूज्ड इन इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन एस्पेक्ट से जो भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है कि वाई वर मैन्यूस्क्रिप्ट नॉट वाइडली यूज्ड। इंडिया में मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा वाइडली यूज नहीं होता था बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। क्यों भाई, ऐसा क्या कारण था? तो इसका एक ही कारण था भाई कि मैन्यूस्क्रिप्ट जो होता था ये हाईली एक्सपेंसिव होता था, फ्रेजाइल होता था, ये सिर्फ बड़े बड़े लोग ही यूज़ करते थे, और ये बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल, कमज़ोर होता था, इजीली ये टूटने उटने का, इसके डेंट पेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते थे। दे हैड टू बी हैंडल केयरफुली, इट वॉज नॉट टू हैंडी, ये इजीली क्या बोलते हैं इसको, हैंडी नहीं था, इसको आप कैरी नहीं कर सकते थे इजीली, ठीक है। ओके, एंड कुड नॉट बी रेड इजीली, और इसको इजीली पढ़ा भी नहीं जा सकता था भाई। क्यों भाई? क्योंकि दिस स्क्रिप्ट वॉज रिटन इन डिफरेंट स्टाइल्स, और उस टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में लिखे होते थे, तो इसको पढ़ पाना बड़ा ही मुश्किल था, ठीक है। एनीवे दैट्स द रीज़न। तो 3 रीजन है, हाईली एक्सपेंसिव एंड फ्रेजाइल, हैड नॉट, इट वॉज नॉट टू हैंडी, एंड इट वॉज नॉट इजिली रीडेबल, ठीक है भाई। ओके नेक्स्ट पॉइंट, हैंड रिटेन मैन्यूस्क्रिप्ट कुडंट मीट द डिमांड फॉर द बुक, ये एक्सप्लेन कर लेना आप लोग। व्हाट वर द पेनी मैगजीन्स, पेनी मैगजीन्स क्या क्या थे भाई? ये सस्ती किताबें होती थी, ये मैनुअल्स होते थे, और ये ज़्यादातर वीमेंस के लिए बनाए गए थे, ठीक है भाई, इसको पेनी मैगजीन्स बोलते हैं। ओके, और इस बुक में ये स्पेशली ये वीमेन ओरिएंटेड बुक होती थी, मैनुअल्स होते थे, मैगजीन्स होते थे, ठीक है। ओके, और इसमें क्या पढ़ाया जाता कि कैसे एक प्रॉपर बिहेवियर करना चाहिए वीमेंस के लिए या हाउस कीपिंग के लिए, ठीक है। ओके, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिचर्ड हो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है भाई, कुछ खास नहीं है ये। नेक्स्ट, व्हाई हैड इंग्लिश मैन डिमांडेड अ क्लैम्प डाउन ऑन द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपको पता ही है भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1878 में आई थिंक ये ब्रिटिशर्स ने इसको क्या किया था भाई, पास किया था, ठीक है। तो वाई हैड इंग्लिश मैन डिमांडेड अ क्लैम्प डाउन, क्लैम्प डाउन का मतलब होता है इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पे क्यों रिस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत पड़ गई थी, ठीक है भाई, वो क्यों अंग्रेज ऐसा चाहते थे। ओके, तो इसका रीज़न ये था भाई कि इट एम एट कर्टेलिंग द नेशनलिस्ट एक्टिविटी। आपको पता है ये वर्नाकुलर एक्ट जो था, ये इंडियन जितने भी न्यूज़पेपर मैगजीन होते थे उसको ये कंट्रोल करता था, उसको सेंसर करता था। क्यों भाई? जो भी न्यूज़पेपर नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता था, कोई भी आर्टिकल, अगर कोई भी आर्टिकल पब्लिश करना हो तो आपको पहले एक कमेटी होती थी, उससे पास कराना पड़ता था ब्रिटिशर से। अगर वो कहते हैं कि इसको पब्लिश करना है तभी आप कर सकते हो, और उस रिपोर्ट या न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल में आप कोई भी ऐसे सेंटिमेंट नहीं लिख सकते हो जिससे कि नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ को एनकरेजमेंट मिले। पॉइंट इज़ क्लियर? तो दिस वॉज द रीज़न कि दे वॉन्टेड अ क्लैम्प डाउन, ठीक है। वाई वॉज वर्नाकुलर एक्ट पास, सेम क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, 1878 में पास हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीप इन माइंड। ओके, ये इवन IAS PCS के एग्जाम में भी पूछता है। तो वर्नाकुलर एक्ट वॉज पास इन 78, क्यों हुआ था? टू कंट्रोल द वर्नाकुलर पेपर्स, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स एंड आर्टिकल्स, ठीक है भाई। वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेजेस, देसी लैंग्वेजेस, ठीक है भाई, जो इंडिया में बोले जाते थे। फॉर एग्जाम्पल मराठी हो गया, गुजराती हो गया, ठीक है, ऐसे न्यूज़पेपर छापे जाते थे, बंगाली न्यूज़पेपर छापे जाते थे, ठीक है, प्रिंट होता था। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लुइस सेबेस्टियन मर्सियर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ठीक है भाई, कि ये कौन थे? तो ये नॉवेलिस्ट थे फ्रांस में 18th सेंचुरी में, एंड इनका बिलीफ ये था कि प्रिंटिंग प्रेस वॉज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस। तो ये लाइन इनसे पूछा जाता है कि किसने बोला है कि प्रिंटिंग प्रेस वॉज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ द प्रोग्रेस।
ठीक है भाई, तो ये लाइन इनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि प्रिंटिंग प्रेस को इन्होंने मोस्ट पावरफुल इंजन बताया था। ओके, विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश, ये तो आपको पता होना चाहिए भाई, आप इंडिया से हो। दिस वॉज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर जिसको बोलते हैं बंगाल गजट। बंगाल गजट वॉज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश इन इंडिया, ठीक है। इवन इट वाज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश इन एशिया एज वेल, पूरे एशिया का पहला न्यूज़पेपर है। कब पब्लिश हुआ था भाई? 1780 में पब्लिश हुआ था। अगस्टस हिक्की इसके क्या थे भाई? इसके फाउंडिंग मेंबर थे, ठीक है, ओके, पब्लिशर थे। व्हाट डिड पॉलिटिकल लीडर like political leaders and reformer like Jyotiba Phule, Gandhi ji, Bhimrao Ambedkar and Periyar E.V. Ramaswamy oppose? Why did political leader? Okay, अच्छा, आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये लोग व्हाट डिड पॉलिटिकल लीडर्स रिफॉर्मर्स, ओके, पॉलिटिकल लीडर्स और जो रिफॉर्मर्स थे लाइक ज्योतिबा फूले एंड गांधी जी, ये लोग क्या अपोज करते थे, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है भाई। तो ये एक ही चीज़ को अपोज करते थे, वो था डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट आउटकास्ट ग्रुप। जो भी अदर कास्ट के हैं, जो लोअर कास्ट के हैं, जो भी सोसाइटी में कास्ट इनइक्वालिटी है, उसको ये लोग अपोज करते थे, सिंपल सी बात है। तो दे अपोज द डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव होता है उसके अगेंस्ट थे ये लोग, कास्टिज्म के अगेंस्ट थे, कास्ट इनइक्वालिटी के अगेंस्ट थे, ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, गुलामगिरी टॉपिक हर कोई को आना चाहिए भाई, ओके। गुलामगिरी एक बुक है दैट वाज रिटन बाय द ज्योतिबा फूले। कई बार पूछा है ऑब्जेक्टिव में, वन लाइनर में, वेरी शॉर्ट वाले में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गुलामगिरी कब पब्लिश हुई थी ये भी पता होना चाहिए, 1871 में। और इस बुक का मेन थीम क्या था, इस बुक व्हाट व्हाई इट वाज रिटन, एक्चुअली क्यों लिखा गया था? टू हाईलाइट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट हाईलाइट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम, जो भी जाति प्रथा थी उसको ये टॉन्ट करते थे, उसमें जो भी एविल्स थी, उसमें जो भी इलॉजिकल बातें थी, उस पर ये लोग सटायर करते थे, ठीक है भाई। एंड एज वेल एज इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ लो कास्ट पीपल, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम एंड पुअर कंडीशन ऑफ लो कास्ट पीपल, ओके, गुलामगिरी। हु रोट द ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन, मैंने आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सबको पता होना चाहिए, गर्ल्स बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। अमर जीवन का मतलब माई लाइफ, ठीक है, और इट वाज पब्लिश इन 1878। आपको पता है ये बंगाल का फर्स्ट फुल फ्लेज ऑटोबायोग्राफी है, बंगाली लैंग्वेज का ये पहला, इंडिया में बंगाली लैंग्वेज का ये पहला ऑटोबायोग्राफी बुक है, समझ में आया आपको? फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी है। और इसको लिखा किसने था? राज सुंदरी देवी ने। आपको पता है ये किचन में छिप छिप के लिखना पढ़ना सीखी थी, ठीक है भाई। एक कंजर्वेटिव फैमिली में इनकी शादी हुई थी और इनको लिखने पढ़ने का परमिशन नहीं था उस टाइम पे, वीमेन का परमिशन, आपको पता ही है क्या कंडीशन था, फिर भी ये किचन में रहती, खाना वाना बनाते टाइम पे लिखना पढ़ना सीखी थी, ठीक है भाई, ओके। ये भी देख लो आप लोग, फर्स्ट वीकली मैगजीन, द सेम क्वेश्चन, पहला वीकली मैगजीन कह लो या न्यूज़पेपर कह लो, वो था आपका बंगाल गैजेट, ठीक है भाई, ओके। नेम द फर्स्ट वीकली पेपर, ओके हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच टाइप ऑफ द बुक्स वर प्रिंटेड बाय द बाटला पब्लिकेशंस, कुछ खास नहीं है ये, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बाटला एक पब्लिकेशन था जो कि सस्ते एडिशन छापते थे रिलीजियस बुक वगैरह के लिए, ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट, नेम द न्यूज़पेपर स्टार्टेड इन बाल गंगाधर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केसरी एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिसको बाल गंगाधर तिलक क्या करते थे भाई? पब्लिश करते थे, ठीक है, 19th सेंचुरी में। केसरी, ठीक है, वॉज द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाई बाल गंगाधर तिलक। और इसमें ये बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरीज या नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को एनकरेज करने वाले ये आर्टिकल्स लिखा करते थे। और इसके वजह से इनको एक बार जेल भी हो गया था, क्योंकि इनके लिखने से कुछ लोग मोटिवेट हो गए, जिसको चापेकर ब्रदर्स बोलते हैं, चापेकर बंधु बोलते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है भाई। और उन्होंने एक ऑफिशियल्स को, एक शायद मजिस्ट्रेट वगैरह था, उसको मार दिया था, कलेक्टर वगैरह को, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये ओके। नेक्स्ट, हाउ डिड गवर्नर जनरल विलियम वेंटिंग टू द पिटिशन फाइल एडिशन, देखो कुछ खास नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ो, देख लेना। हाउ हैड अर्लीस्ट, ओके। तो देखो भाई ये था हमारा शॉर्ट आंसर, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीवाईक्यू में वो है।
और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शॉर्ट आंसर लेके आएंगे। ये वेरी शॉर्ट का था और ऐसे ही लॉन्ग करके ये पूरा का पूरा 3 वीडियो में आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा।